गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 25 बायो सेक्शन। एंड आज का टाइटल है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स ये आइडेंटिफाई हुए थे। अब इसमें से न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन काफ़ी डाइवर्स मॉलिक्यूल हैं। तो कन्फ्यूजन ये था कि इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। ओके, सो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड फाइनली कंक्लूड किया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था और क्या कंक्लूजन निकला एंड कैसे हम फाइनली डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इस कंक्लूजन पे आए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस किया जाता है वो है एक्सपेरिमेंट डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन द ईयर 1928। ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया पे काम किया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। आप नाम से समझ जाइए, निमोनिया से निमोनिया होता है। ओके, एंड इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स हैं, एक जिसमें कैप्सूल है एंड दूसरा विच इज विदाउट कैप्सूल। कैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकस विल फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। देखिए, ऐसी एक कॉलोनीज होती हैं, शाइनी एंड स्मूथ कॉलोनी। तो ये कैप्सूल की वजह से है। कैप्सूल म्यूकस का बना होता है, पॉलीसैकेराइड है वो। ओके, एंड इस कोटिंग के वजह से जो इम्यून सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर पाता है होस्ट को एंड इस वजह से निमोनिया होता है। जो दूसरा स्ट्रेन है जिसको हम आर स्ट्रेन कहते हैं, आर बेसिकली रफ है, तो उसकी कॉलोनीज ऐसी स्मूथ नहीं दिखेंगी। अब मैंने इस इंटरनेट में काफ़ी सर्च किया, मुझे रफ कॉलोनीज की कोई भी इमेज अच्छी नहीं मिली है। तो आप सिर्फ उसे माइंड में इमेजिन कीजिए कि वो स्मूथ नहीं होगी, ऐसे शाइनी नहीं होगी। ओके, एंड उसमें कैप्सूल नहीं है तो वो इजीली इम्यून सेल्स टारगेट कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस वजह से आर स्ट्रेन अगर माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस को कोई निमोनिया नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं होगी एंड द माइस विल लिव। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इस तरह से समराइज करते हैं। अगर एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस विल डाई बिकॉज एस स्ट्रेन विल कॉज द डिजीज निमोनिया। ओके, R strain, if it is injected in mice, the mice will live because this is non-pathogenic. It is easily destroyed by the immune system of mice. अब देखिए, अगर हम हीट किल्ड एस्ट्रेन को इंजेक्ट करेंगे तो बिकॉज इट इज़ हीट किल्ड, सब सेल्स इसमें डेड सेल्स हैं, तो अगेन माइस विल लिव क्योंकि सेल्स ही डेड हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बट ये एक स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन थी। अगर आपने एस स्ट्रेन को हीट किल किया लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए आर स्ट्रेन के साथ इंक्यूबेट किया, ओके, जो कि लाइव स्ट्रेन है, तो इसमें से कुछ फैक्टर्स जिसे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा वो यहाँ से रिलीज होके आर स्ट्रेन में एंटर करते हैं। एंड क्योंकि उसे ट्रांसफॉर्मिंग कहा गया है तो अब हम जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो भी पैथोजेनिक बन जाता है। एंड पैथोजेनिक बन गया तो उस वजह से अब माइस में निमोनिया हो जाएगा एंड माइस विल डाई। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए वो कुछ ऐसे थे। ह्यूमंस में जब जीन्स का ट्रांसफर होता है वो वर्टिकली होता है, दैट मीन्स पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बैक्टीरिया में भी वर्टिकल ट्रांसफर आप देख सकते हैं। जब जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो न्यू प्रोजेनी में जीन्स ट्रांसफर होंगे। बट इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स भी होता है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में यही चीज सामने आई है कि सम फैक्टर फ्रॉम द डेड स्मूथ सेल्स, they they were released from the smooth cells and they entered in the R strain. Okay, ऐसे ट्रांसफर को जिसमें कि नेकेड डीएनए ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली डेड सेल से लाइव सेल्स में, ऐसे ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स कहा जाता है। एंड इसी वजह से बैक्टीरिया इतने डेंजरस होते हैं। ओके, तो अगर आप कोई बॉडी में अगर इन्फेक्शन है किसी पेशेंट के
तो एंटीबायोटिक कोर्स इस तरह से दिया जाना चाहिए कि सारे बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाएं, क्योंकि अगर कोई भी बचा रहा तो वो एक्वायर कर लेंगे ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स, एंड उसके बाद वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो ड्रग हमने ओरिजिनली दी थी वो इनफेक्टिव हो जाएगी। ओके, इसी वजह से पॉपुलेशन में ड्रग रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बहुत ही फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी काफ़ी अच्छे थे इस एक्सपेरिमेंट के। तो फिलहाल तो ग्रिफिथ सिर्फ इतने कंक्लूड कर पाए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो डीएनए था। ओके, सो केमिकल नेचर उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ ये टर्म रखा गया था कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन that enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। तो विर्युलेंट का मतलब ये होता है कि आर स्ट्रेन अब पैथोजेनिक बन गया है, नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपको इसका आंसर बताना है, ग्रिफिथ इसका आंसर है। सो ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करना ज़रूरी था कि केमिकली वो क्या है, क्या वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो ये तीन साइंटिस्ट ने किए थे, एवरी, मैक्लियॉयड एंड मैकार्टी, 1933 टू 1944। सो देखिए एक्सपेरिमेंट को आप पहले समझिए। जो एस ट्रेन है हीट किल्ड, ग्रिफिथ ने डायरेक्टली होल एस ट्रेन को, होल सेल को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसमें से बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड देन उनको मिक्स किया आर स्ट्रेन से। ओके, तो आपके पास ये एक सेट है जिसमें डीएनए प्लस आर स्ट्रेन है, यहाँ आरएनए प्लस आर स्ट्रेन, एंड यहाँ प्रोटीन प्लस आर स्ट्रेन। अब उनको देखा गया कि किस में डिजीज डेवलप हुई। तो डीएनए के केस में डिजीज डेवलप हुई एंड माइस डाइड। तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है वो डीएनए होगा, एंड डीएनए ने सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब वो पैथोजेनिक बन गया, एंड इस वजह से माइस में निमोनिया हुआ एंड माइस डाइड। आरएनए में माइस लिव्ड एंड प्रोटीन में भी माइस लिव्ड। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज बायोकेमिकली डीएनए। अब इसी ग्रुप ने एक और मॉडिफाई किया इस एक्सपेरिमेंट को एंड एक और प्रूफ जनरेट किया। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो होल एक्सट्रैक्ट है एस्ट्रेन का, अगर आप उसे प्रोटीएस के साथ ट्रीट करेंगे तो सारे प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे, एंड आरएनए के साथ अगर ट्रीट किया तो आरएनए डिग्रेड हो जाएंगे, डीएनए फिर भी इंटैक्ट रहेगा। ओके, सो अगर आपने डीएनए को साथ उसे ट्रीट किया तो तब डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो ये एक सेकंड प्रूफ था, ये प्रूफ करने के लिए कि बायोकेमिकली डीएनए ही है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो ये दो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन फिर भी अभी तक हमें डेफिनेट प्रूफ नहीं मिला था, बिकॉज नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। तो जो फाइनल एक्सपेरिमेंट आता है जिसे हम कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक्सपेरिमेंट किया गया हर्शे एंड चेज ने। तो एक्सपेरिमेंट का जो है ईयर वो है 1952, एंड इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया, इसमें वायरसेस यूज़ किए गए थे। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफाजेस। So bacteriophages, they attach to the bacteria and the genetic material enter the bacterial cell. तो बैक्टीरियोफाजेस का जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वो एंटर करता है बैक्टीरियल सेल में। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल। तो बैक्टीरियल सेल एक वायरस रेप्लिकेटिंग फैक्ट्री बन जाता है एंड बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करता है। अब ये देखिए बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट है ये। हर्शी एंड चेज ने एक्सक्लूसिवली प्रोटीन को लेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया,
एंड डीएनए को लेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है एंड फॉस्फोरस डीएनए में होता है। आपको फॉस्फोरस प्रोटीन्स में नहीं दिखेगा एंड वाइस वर्सा, सल्फर आपको डीएनए में नहीं दिखेगा। तो ये दो एलिमेंट चूज करके उन्होंने एक्सक्लूसिवली दोनों बायोमोलिक्यूल्स को अलग अलग लेबल किया है। ओके, तो देखिए सल्फर होता है मिथाइनिन में, और मिथाइनिन होता है फर्स्ट अमाइनो एसिड हर प्रोटीन का, वो स्टार्ट कोडॉन है। तो इस तरह से आपने सारे प्रोटीन लेबल कर दिए बैक्टीरियोफाजिस में। तो ऐसा एक सेट था बैक्टीरियोफाजिस का जिसमें सिर्फ प्रोटीन लेबल थे, एंड दूसरा सेट बैक्टीरियोफाजिस का जिसमें डीएनए लेबल्ड है यूजिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। सो रेड कलर डिनोट करता है रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो भी बाहर का ये पूरा है स्ट्रक्चर, ये पूरा प्रोटीन से बना हुआ है एंड वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। जो ब्लैक आपको दिख रहा है वो डीएनए है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सल्फर यूज किया गया है इसलिए डीएनए ब्लैक है, वो नॉन रेडियो एक्टिव है। इसके केस में देखिए जो भी प्रोटीन पार्ट है वो ब्लैक दिख रहा है, मतलब वो नॉन रेडियो एक्टिव है, एंड रेड पार्ट इज रेडियो एक्टिव। तो डीएनए इसमें लेबल्ड है। ओके, तो ये दो सेट आपको क्लियर हो गए माइंड में, दो अलग अलग सेट्स हैं बैक्टीरियोफाजिस के। अब जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरिया पे, तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर ये बाहर रह जाता है एंड जेनेटिक मटेरियल अंदर इंजेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ आपने देखा है कि प्रोटीन लेबल्ड है, यहाँ पर डीएनए लेबल्ड है। तो इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग बेसिकली जोर से विगरस शेकिंग है ये। तो उससे क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये डिटैच हो जाएंगे, वो सुपरनेटेंट में अभी फ्लोट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत लाइट होते हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो अगर आपने स्पिन किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो बैक्टीरिया आपको बॉटम में डिपॉजिट दिखेंगे एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सुपरनेटेंट में फ्लोट करेंगे। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर आपको सेल्स के अंदर आपको प्रोटीन दिखता, लेकिन इस केस में आपको कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। तो इससे क्लियरली ये कंक्लूजन मिलता है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो इंजेक्ट ही नहीं किया गया। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड सेट था जिसमें कि डीएनए लेबल्ड था विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उसमें आपको सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। तो ये एक कंक्लूजन था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से हर्शी एंड चेज ने कंफर्म्ड अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। Viruses have DNA enclosed in a protein coat. The final proof for DNA as a genetic material came from the experiments of, इसका आंसर है हर्शी एंड चेज, ऑप्शन नंबर 3। And similar question, unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, in नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्शी एंड चेज। नीट 2025 में भी हर्शी एंड चेज पे क्वेश्चन आया था। तो A will be 4, A4। Check A4 is in 2 and 3। तो नेक्स्ट है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन्ड। तो B3 एंड A4 ये कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर 3 में। दिस इज द आंसर। So with this we have concluded this section also, search for genetic material and DNA as the genetic material। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।